हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज मेरे चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं टर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया विल मेक एन एग्रीमेंट। तो जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था तो काफी सारी कंट्रीज ने भी सोचा था कि हम भी इनके साथ ये पैक्ट साइन कर सकते हैं। आई थिंक टर्की उस टाइम पे वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने ये इनिशिएट किया था कि हम भी करेंगे। आई डोंट नो इसमें क्या उसी एग्रीमेंट की बात हो रही है या कुछ और एग्रीमेंट है। लेट्स सी, वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके फवायद का मैंने एक झलक दी। बाकी देखें जी बड़ी साहब, हमारा अपना काम भी था, अपना हाउस एंड ऑर्डर करें ना। आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका लाल फीता लगा हुआ है, हर जगह ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है। कोई काम अपने इन्वेस्ट करना हो तो जी वो एनओसी लो फलाना करो। आप वन विंडो ऑपरेशन बनाए ना, जैसे दुबई में है या चीन में है, तो हम भी वो इन्वेस्टर्स आएंगे, लेकिन आप माहौल अच्छा बनाए इन्वेस्टर्स के लिए, वो तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए। जब एमबीएस आया था 2019 में, पिछले दौर में, आपको याद है उन्होंने ऐलान किया था कि हमको 20 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें 10 अरब डॉलर गवादर में एक रिफाइनरी लगाने ग्वादर पोर्ट में काम बहुत तेजी से चल रहा है, नो डाउट। क्या बना यार वो 10-20 अरब डॉलर बहुत सारे देशों के लिए उसे स्पेशली आई थिंक ईरान के लिए खोला जा रहा है। फिजिबिलिटी बयान करेंगे ना, दोनों नहीं हुई। तो वो नालायकी हमारी है, हमारी कोताही है। तो हम अपना काम तो ठीक करें ना। अगर आपको कुछ पैसे दे रहा है तो वो कहेगा यार मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, तो अब अगर वो पूरी नहीं कर सकते तो फिर काम हमारी अब SIFC जो है ये तो अब खासी फाल नहीं है। मैं रिजल्ट पर जज करूंगा। अभी डॉन में खबर आई थी कि 2025 में 43% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई, और अभी भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना से है। चाइना और हांगकांग से उनका हाईएस्ट नंबर, कुछ 600 मिलियन डॉलर पिछले साल की बात कर रहे हैं। और उससे पहले खबर ये भी थी कि पाकिस्तान के 12,000 लोगों ने पिछले 3 सालों में, ये डॉन की खबर थी, 20 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो हम अपने लोगों को साजगार माहौल दें ना। क्यों लोग जाएंगे दुबई, क्यों जाके वहां इन्वेस्ट करेंगे, फ्लैट लेंगे, जो भी करना, यही तो बात है। अपना हालात ठीक न करें। तो SIFC अब देखते हैं क्या रिजल्ट देती है। MBS का दौरा आप क्या MBS का मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का दौरा आपको दिखाई देता है? अभी तक कोई ऐलान तो नहीं हुआ उसका। अब हमारी तरफ से दौरे बड़े होते हैं वो होते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दौरे के अलावा हमारे ताल्लुकात बड़े पुख्ता हैं। और जैसे चाइना का भी 10 साल में भी नया कोई दौरा नहीं हुआ शी जिनपिंग का, सदर का। वजीर आजम उनके पिछले साल आए थे ये चियांग, लेकिन हमारे ताल्लुकात में उसमें कोई कमी नहीं आई, गर्मजोशी में भी और उसमें पुख्तगी में भी, और वो कायम होता है, चाहे चाइना हो या चाहे सऊदी अरेबिया हो। ये जो अभी हम सुन रहे हैं कि तुर्किया भी इस मुआहदे में शामिल हो रहा है पाकिस्तान और सऊदीया वाले में, तो क्या आपको ये मुमकिन नज़र आता है? और अगर ये होगा तो किस किस्म का होगा? एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमारा सऊदीया के साथ है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा, तो क्या यही मुआहदा वहाँ पर भी रेप्लिकेट होगा तुर्किया के साथ? मेरे ख्याल उसकी शक्ल कोई और हो सकती है, मुमकिन है। क्या शक्ल हो सकती है? दिफाई प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन। लेकिन अब पाकिस्तान और तुर्की जो है ये बड़े एडवांस्ड हैं दिफाई पैदावार में। और बल्कि पिछले साल मैं तुर्की गया था तो मुझे वो ले गए थे एंकारा, उनके जो दारुल खिलाफा है उसके बाहर एक है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो उनके जहाज बनाते हैं, और एक फाइटर जहाज बना रहे हैं बड़ी साहब, उसका नाम है कान, KAAN, कान फाइटर, बड़ा मॉडल। तो सुना है कि उस फाइटर जहाज की कोई जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट सऊदी अरेबिया है, टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारी है, मिलजुल के को काम होगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है, दिफाई पैदावार की बात है। पाकिस्तान, तुर्की है, सऊदी अरेबिया, और मैं सुना है इंडोनेशिया भी इंटरेस्टेड है इसमें। तो ये एक मिसाल हो सकती है। तो उसकी शक्ल जरूरी नहीं कि जो सऊदी या पाकिस्तान मुआहदे की हुई है, उसकी और शक्ल हो सकती है दिफाई ताउन की। और अगर दफाई पैदावार है जिसमें टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। क्या बांग्लादेश के साथ भी हमारा ऐसा मुआहदा को हो सकता है? देखिए जी, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया। मैं तो ढाका रहा हूं, तो बांग्लादेश के काफी सारे ऑफिसर भी ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, फौज में थे, पोस्टेड थे। मैं थोड़ी बहुत ही बंगाली भी बोलता हूँ, क्या मनासम तो भालो, अपना नाम किया अपना वाणी को है उस जमाने में पढ़ते। तो मेरे काफी बांग्लादेश में दोस्त भी हैं, बड़े उनसे अच्छे ताल्लुकात भी है। तो ये जो हिंदुस्तान की एक प्रॉक्सी थी जी, काबज की वसीना फाजी थी, उसको अवाम ने, बांग्लादेश के अवाम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को, नौजवानों को,
उन्होंने उखाड़ दिया वहां Oh my और ये God. सबसे बड़ी शिकस्त हुई है हिंदुस्तान की पिछले 20-25 सालों में, सफारती सियासी हर लिहाज से स्ट्रेटेजिक। तो बांग्लादेश तो दे आर लुकिंग के पाकिस्तान के साथ Oh गुर्बत my और God. बढ़ जाए, और मेरे ख्याल में उसके बहुत इम्कान यार हैं अगर कि हर ऐसा किस्म होता है तो की इंडिया के लिए ताउन की। बहुत बड़ा अभी चैलेंज होने वाला है। इंशाल्लाह सच में। 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के नताइज का इंतजार कर लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भी इलेक्शन नताइज होंगे वो पाकिस्तान के मफादात के लिए मुफीद होंगे, क्योंकि जो इस वक्त पॉलिटिकल सीन में लोग हैं वो पाकिस्तान के खैर खा हैं, हमारे दोस्त हैं, और वो हिंदुस्तान के बहुत शदीद मुखालिफ हैं। जैसे जैसे बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हैं, तो वो जो 7 सिस्टर्स है चिकन नेक, उस पे दबाव के कितने इम्कान? ये बड़े साहब आपने हिंदुस्तान की दुखती रग पर अब डाल दिया है। ये 7 सिस्टर्स की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले साल डॉक्टर यूनुस जो उनके वज़ीर आज़म कहले हैं इस वक्त बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत अब तो के, चेंज हो वो गया। चीन गए थे, और उन्होंने वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है 7 सिस्टर्स वाला, उसका जिक्र किया। आप देखें ना, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो छोटे छोटे झारखंड, ये सारे जो हैं, और इसमें काफी क्रिश्चियन आबादी है, और वो हिंदुस्तान से बड़ी पुरानी आजादी की जंगें लड़ रही है। नागालैंड में तो, मिजोरम में तो बड़ा अभी भी फौजकुशी हो रही है, काफी गड़बड़ हो रही है, वहां पर कभी शांति का माहौल बन ही नहीं पा रहा। तो ये हिंदुस्तान को जरा ख्याल रखना चाहिए। मुझे याद है मैं वाशिंगटन गया था, एज हुकूमत ने भेजा था जब बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत हुई, 10 साल पहले की बात है, कि उसको मोबिलाइज करें पब्लिक। तो वाशिंगटन में मुझे इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा कि जी आप हम बलूचिस्तान में ये करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में। मैं कहा होल्ड ऑन, आप बात ना करें, आप ना भूलें एक जगह खालिस्तान भी है, एक जगह 7 सिस्टर्स भी है। तो अगर कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड है, वो आपका नहीं है, वो अंडर इंटरनेशनल और डिस्प्यूटेड है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सालमियत पर कोई मैली आंख से देखेंगे तो बी वेरी क्लियर, आपके अंदर 17 मुख्तलिफ जंग आज़ादी और गुरिल्ला इंसर्जेंसी चल रही है। Oh my God. ऑल बेट्स आर ऑफ एज दे से। तो वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व की ये हुकूमत है आरएसएस की, जो एक बड़ा बदबूदार किस्म का इंतहा पसंदी है, मजहबी इंतहा पसंदी, जिसकी बुनियाद इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी है। क्योंकि एक ज़माने में हिंदुस्तान एक सेकुलर, जैसे भी कहें नेहरू के ज़माने में था, जिसको सबको शामिल करते थे। अब उन्होंने वो कर दिया कि ताजमहल का नाम भी ख़त्म कर देंगे, मुसलमानों ने बनाया है, मुसलमानों को ये करो और घर वापसी और इस टाइप की बातें जो करते हैं, और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है। तो उस हवाले से हिंदुस्तान तो मुझे लगता है अंदर से काफ़ी दरारें पड़ी हैं। यार इन्होंने बहुत सारी चीजें सही बोली हैं, देख लिया कि बहुत फैक्टफुल बातें थे, तरक्की की, इक्तिसादी, और बड़ा रोप डालते थे। इस वक्त भट्टी साहब अमेरिका के अंदर 3 बड़ी जो कंट्रीज हैं जिनके इलीगल माइग्रेंट्स हैं, पहला मेक्सिको है, दूसरा अल सल्वाडोर, तीसरा हिंदुस्तान। 7.5 लाख, और 7.5 लाख में कहां से है वो? हिंदुस्तान के नौजवान, क्योंकि 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। यूपी, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हाँ, पंजाब से तो बहुत बच्चा जाता है। लड़के लड़कियां बाहर भागे गए हैं इलीगली है अमेरिका में। आप याद है अमृतसर जहाज आया था, उनके ऊपर लगा के ट्रंप ने भेजा था। यार इंटरनेशनल लेवल पर ये क्या बातें होती है इंडिया को लेकर। तरक्की हो रही है, वो सिर्फ वो जो गुजराती माफिया, उनका अडानी और अंबानी वगैरह, वो मौज कर रहे हैं, पैसा भेजना। जी, और उनके अपने तो काफी हालात पेचीदा है। मैं इक्तिसादी के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा मई 2025 में अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ी शानदार फतह नसीब फरमाई हमारी हाफिज साहब की क़यादत में। तो जिस तरीके से इस वक्त दुनिया के ममालिक लाइन में लगे हुए हैं पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ख़रीदने के लिए, पाकिस्तानी टैंक ख़रीदने के लिए, पाकिस्तानी दूसरे दिफाई आलात और हमारे से ट्रेनिंग लेने के लिए, तो पाकिस्तान एकदम एमर्ज हुआ है एक इंटरनेशनल एक डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पे। अब ये जो इवॉल्व यार यूएस चाइना के बाद अब पाकिस्तान को भी इस लेवल पे देखा जा रहा है। अमेरिका को, दैट्स एक्चुअली अ बिग अचीवमेंट। उनको बर्दाश्त हो जाएगा
कि पाकिस्तान इतना असला भेज जाए, क्या पाकिस्तान पे कल को कोई पाबंदियां लगने के इम्कानात तो नहीं है? मैं तो पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो मई 1998 मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं वजीर इत्तलात था और मैं चीफ स्पोक्समैन था, और हिंदुस्तान ने जब धमाका किया 1998 में 11 मई को 1988, मैं और मियां साहब हम कजाकिस्तान में थे अलमाती, और वो कॉन्फ्रेंस थी ईसीओ की, वो खत्म हुई तो उनके चल करनी करते हैं जैसे। आज की जो वीडियो थी ना, वो हमें उनमें जो वो दोनों बात करते, काफी सेंसिबल टॉक थी उसके अंदर। कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसे कुछ भी उटपटांग बातें कर रहे हैं। मतलब जैसे उन्होंने पहले टर्किश एग्रीमेंट के बारे में बात करी कि एग्रीमेंट वही होगा पर उसका चेहरा कोई नया हो सकता है। मतलब जो डिफेंस पैक्ट वगैरह सब चीजें साइन होंगी, बट उसको कुछ और रूल्स रेगुलेशन के साथ वो लोग लेकर आ सकते हैं। उसके बाद दे मूव्ड ऑन टू इंडिया। इंडिया की जो उन्होंने बातें करी, मतलब काफी हद तक वो बातें हमें सही लगी थी कि हाँ ऐसा हो रहा है इंडिया में और इट नीड्स टू बी चेंज। अब बहुत मतलब ये टाइम ऐसा आ चुका है कि अब मतलब थोड़ा उभरना चाहिए इंडिया को भी। बाकी हाँ, पाकिस्तान ने सच में मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो नाम हासिल कर लिया ना, इसके लिए वहां के चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, हर कोई इस चीज के लिए काफी ज्यादा प्राउड है और सबने मेहनत करके सब लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मुझे तो आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी यार। ये एक्चुअली में चीजें बहुत ज्यादा आपको दुख देती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की कंडीशन देखते हो। जिस तरीके से इन्होंने वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर दोहराई कि इंडिया में कौन कौन सी जो चीजें हैं, जो मेन मुद्दे चल रहे हैं इस टाइम परेशानी के, कि इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना ज्यादा यूथ जो है वो अमेरिका की तरफ और जो है साउथ साइड पे वो इतना क्यों ज्यादा मूव ऑन हो रहा है। सो एक्चुअली में ये चीजें तो बहुत स्टार्टिंग से ही हमें समझ में आ रही थी कि जब अगर देश का यूथ ही यहाँ से मूव ऑन कर जाएगा तो आप फ्यूचर कहाँ किस पे डिपेंड करना चाहते हो। और इन्होंने जो भी आरएसएस के बारे में बातें बोली और जो कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने छेड़े, वो वाकई में बहुत फैक्टफुल बातें थी। वो वाकई में आज की क्रिटिकल कंडीशंस को दिखा रही थी। एंड हैट्स ऑफ टू हिज नॉलेज, मतलब उनकी नॉलेज इंडिया को लेकर जितनी थी ना वो काफी फैक्टफुल है। ऐसे नहीं कि उन्होंने हवा में कोई तीर लगा दिया, और बहुत एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने सारी बातें हमें बताई। और एक्चुअली में वो सारी चीजों से हम अग्री करते हैं कि यस, ये प्रॉब्लम इस टाइम चल रही है। आज की वीडियो हमें तो बहुत ज्यादा पसंद आई। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।